नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं देवभूमि और उत्तराखंड के लिए चिंता वाली बात, क्योंकि पहली बार एक ही दिन में कोरोना के 2000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 2078 नए मरीज मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 40,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई, जबकि 878 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक चमोली में 54, देहरादून में 668, हरिद्वार में 289, नैनीताल में 231, पौड़ी में 99, रुद्रप्रयाग में 13, टिहरी में 149 और उत्तरकाशी में 67 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तो पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मरीज सामने आना उत्तराखंड के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि लगातार नियंत्रण की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अनियंत्रित होकर कोरोना रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। और ऐसे में रिकॉर्ड 2000 से ज्यादा मरीज पहली बार उत्तराखंड में इतने दिनों में पाए गए हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर यह सरकारी के लिए चिंता का विषय बन गया है। फहीम तन्हा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं। फहीम, अगर सीधे तौर पर देखा जाए, क्योंकि लगातार सरकार नियंत्रण की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अनियंत्रित होती ये संख्या ये बताती है कि नियंत्रण की कोशिशों में कहीं चूक है। सरकार किस तरह से दिख रही है? फहीम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? फहीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी तुषार, आवाज मिल रही है। फहीम, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं आ रही। एक बार फिर मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और ऐसे में सरकार के लिए यही चिंता का विषय बना हुआ है कि 2000 से ज्यादा मरीज सामने आना, रिकॉर्ड दर्ज होना, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। फहीम, मेरी आवाज मिल रही है आपके आप तक? बिल्कुल तुषार, आपकी आवाज। फहीम, मेरा सवाल यह है कि 2000 से ज्यादा एक दिन में मरीज सामने आए और एक नया रिकॉर्ड बन जाए, ऐसे में सरकार नियंत्रण की कोशिशें कर रही हो और अनियंत्रित होकर ये रिकॉर्ड्स बन रहे हो, इसे सरकार किस तरीके से ले रही है और आज ये आंकड़े सामने आने के बाद क्या हलचल है वहां पर? देखिए, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं और ये जो पिछले दिन का एक आंकड़ा आया है 24 घंटे का, ये एक दिन ही अब तक का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है। और ये इस बात को लेकर के पूरा स्वास्थ्य महकमा, प्रशासन और सरकार भी इस बात को लेकर गंभीरता से इसको ले रही है। और मुख्य सचिव ने खुद सभी जिलों से मीटिंग ली है और इसमें एक बात देखने में आ रही है, जो इसका एक पहलू है दूसरा तुषार, ये जो प्राइवेट लैब हैं वहां से जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें ज्यादातर पॉजिटिव आ रहे हैं और कुछ ऐसे मामले भी आए हैं प्रदेश में जो निजी लैब थी उसमें पॉजिटिव केसेस आए और फिर वो सरकारी लैब में टेस्ट कराया गया अस्पताल की तरफ से, तो वो निगेटिव पाए जा रहे हैं। और इसको लेकर के सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। उनकी जांच के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं लैब की, और आवश्यकता पड़ेगी अगर कहीं गलती पाई जाती है तो फिर उनको रद्द किया जाएगा। उनके जो लाइसेंस तक कार्रवाई है वो रद्द होने की कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ी वजह है। ये इस पहलू पर भी काम कर रही है, क्योंकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये काफी चिंताजनक है। एक तरीके से हम देखें, जो पिछले दिनों एक आकलन था, खुद सरकार का भी आकलन था, वो 25,000 के आसपास तक एक पीक पर जाने का था और उसके बाद डाउन जा सकते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 40,000 केसेस हो रहे हैं और अभी एकदम से लगातार अभी बढ़ता हुआ क्रम है। तो अभी इस तरह से अगर ये क्रम जाता है तो डाउन होने तक तो 1-1.25 लाख तक भी हो सकती है, अगर एक अनुमान के तौर पर आशंका जाहिर की जाए तो ये सरकार के लिए बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। और अभी तक करीब 12,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो एक्टिव मरीज हैं, तो उनकी सारी व्यवस्था करना एक बड़ी बात है। मैं लौट रहा हूं आपके पास फहीम, आपसे अभी और चीजों को समझना जरूरी है स्टेट लेवल पर। मसूरी से सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मसूरी की स्थिति क्या है सुनील फिलहाल? देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर भी कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। यहाँ पर मसूरी के जुगल विला में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर पूरे जुगल विला को सीज कर दिया गया है। सभी लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से यहाँ पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये सिम्प्टोमेटिक होने के कारण इन सब लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। वहीं मसूरी के अलग अलग जगहों पर 2-3 केसेस और यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के लिए आए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से मसूरी में पर्यटकों की और अन्य लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, तो कोरोना संक्रमण भी साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन और जो सरकार के दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि पहले अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ कोरोना फ्री था, परंतु अब जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो चिंताएं साफ तौर पर देखी जा रही है।
ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और तमाम जानकारी बताई। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो उत्तराखंड के अंदर स्थिति बेकाबू होती जा रही है और सीधे तौर पर सरकार के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है, क्योंकि ऐसे में नियंत्रण की कोशिशों के बीच में अगर नियंत्रित रिकॉर्ड सामने आने लगे तो ये जरूर सरकार के माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं उनको और ज्यादा गहरी करती हैं। फिलहाल मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव के निर्देश ये हैं कि होम आइसोलेशन का नियमानुसार पालन किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि होम आइसोलेशन किट सभी को मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा होम आइसोलेशन पर गए लोगों के घरों पर जाकर उनको सभी जानकारी और आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर कुछ रियायतें दी जाएंगी, जिससे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। 1 महीने बाद त्योहारों का सीजन भी शुरू हो रहा है, जिससे कि आवागमन में तेजी से वृद्धि होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। तो सचिवालय में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह बैठक की गई थी। फहीम तनहा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फहीम, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा और अभी स्टेट की जो स्थिति है, जो सीधे तौर पर रिकॉर्ड मरीज सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ बातचीतें हुई बैठक में? देखिए, जैसा भी हम बात कर रहे थे तुषार की, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं लगातार पॉजिटिव, उससे सरकार के सामने 2-3 तरीके की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। एक तो ये कि सबसे पहली बात, जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में उनको और बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। और नंबर 2 बात ये, क्या तरीके से बढ़ते रहेंगे केसेस, तो ये जो कम्युनिटी संक्रमण की जो आशंका रहती है उसको लेकर के भी सरकार चिंतित है। और तीसरी एक और जो बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हो रही है वो ये है कि जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको अस्पतालों में रखने की उतनी जगह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो उनको श्रेणीबद्ध करके यानी कैटेगराइज कर दिया गया है कि अगर ज्यादा गंभीर है तो अस्पताल में होगा, कम गंभीर है तो अस्पताल में होगा, और जिसके लक्षण नहीं है वो घर पे आइसोलेट होगा। तो जो घर पे आइसोलेट हो रहे हैं वो मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उस तरह की शिकायतें भी मिल रही हैं, उससे संक्रमण बढ़ रहा है अलग अलग जगहों पे। तो ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना करना को लेकर के ही मुख्य सचिव ने ये कॉन्फ्रेंस की थी और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ तौर पर इसी संबंध में निर्देश दिए हैं। और ये भी चुनौती इसलिए भी गंभीर हो रही है तुषार की अब जो फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, और फेस्टिव सीजन में अभी तक जो कोरोना की मार से एक बाजार की मंदी थी, लोगों के कारोबार जिस तरीके से खत्म हुए हैं, परेशान हैं लोग, तो वो एक उम्मीद भी है कि बाजार में थोड़ी सी तेजी आएगी, लोग खरीदारी के लिए निकलेंगे फेस्टिव सीजन में। भले ही उस तरीके की ना कर पाए जो एक कोरोना काल से पहले, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण और ज्यादा आ रहा है, तो ये तमाम पहलू चिंता के हैं सरकार के सामने, और इनको लेकर के लगातार जो मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग जरूर कर रहे हैं और साथ साथ में वो निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी को करना है और वो मशीनरी उसमें सफल होगी, एक बड़ी चुनौती है। अभी तक जो हम देख रहे हैं कोई मारामारी जैसी स्थिति तो नहीं है राज्य में, लेकिन चुनौती जरूर खड़ी है। केसेस सामने आ रहे हैं तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना उन आवश्यकताओं के हिसाब से ये एक बड़ी चुनौती। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं सीएम ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड से जुड़े अधिवक्ताओं के विचारों सुझावों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कई शासनादेश, अधिनियम आदि निर्गत करने से पहले उन्हें पब्लिक डोमेन में डाले जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा सुझाव प्राप्त हो सके और वो व्यवहारिकता के साथ लागू हो सके। उन्होंने कहा कि देहरादून में के सभी कोर्ट एक ही परिसर में स्थापित हों, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो अधिवक्ताओं का सुझाव सीमांत क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में मददगार होंगे। राज्य की साक्षरता दर केवल दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। तो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्ता परिषद में वर्चुअल रैली, फिलहाल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्ता परिषद की वर्चुअल रैली को संबोधित किया गया। तो वहीं देहरादून से खबर कि कांग्रेस ने 1 सप्ताह तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर ऋषिकेश अध्यक्ष शिव मोहन मिश्रा की मृत्यु से कांग्रेस में शोक। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई पार्टी नेताओं ने जताया दुख। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को उत्तराखंड आने का कार्यक्रम स्थगित हुआ। 23 सितंबर को विधानसभा के बाहर धरने के कार्यक्रम को भी स्थगित किया गया। 1 सप्ताह बाद पार्टी के कार्यक्रम तय किए जाएंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से यह कहा गया। तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की तरफ से यह कहा गया, कांग्रेस ने 1 सप्ताह तक अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। तो ऋषिकेश के अध्यक्ष शिव मोहन मिश्रा की मृत्यु के बाद ये शोक प्रकट करते हुए 1 हफ्ते तक यहां पर तमाम जो कार्यक्रम है उनको स्थगित किया गया।
हमारे पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता ऋषिकेश के अध्यक्ष शिव मोहन मिश्रा जी, जो कई पीढ़ियों से कांग्रेस के लिए समर्पित थे, हमारे ऋषिकेश के अध्यक्ष थे। कोरोना संक्रमित हो गए, अस्पताल में भर्ती हुए, एम्स में आज सुबह उनका देहांत हो गया। उनके देहांत से पूरे राज्य के कांग्रेस जन स्तब्ध हैं। असमय एक युवा अवस्था में, बहुत युवा अवस्था थी उनकी, इस समय उनका जाना उनके परिवार के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है ही, पूरी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ साथ उन्होंने आगामी एक सप्ताह तक पार्टी के सारे कार्यक्रम, जो हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम थे, वो स्थगित। तो कांग्रेस ने एक सप्ताह तक के तमाम कार्यक्रमों को यहां पर स्थगित किया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का उत्तराखंड आने का कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है और ऐसे में एक सप्ताह बाद पार्टी के कार्यक्रम तय किए जाएंगे, ये प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तरफ से कहा गया। तो फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक सप्ताह तक अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को मैक्स हॉस्पिटल में कमरा नहीं मिला। आपको बता रहे कि देहरादून पहुंची इंदिरा हृदयेश अब सिनर्जी अस्पताल में भर्ती हुई हैं। कोरोना पॉजिटिव नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को सरकारी हेलीकॉप्टर से लाया गया देहरादून। मैक्स हॉस्पिटल में सरकार के प्रयासों के बावजूद भी प्राइवेट रूम नहीं मिला। इंदिरा हृदयेश ने मैक्स हॉस्पिटल पर नाराजगी जताई है। मैक्स हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए वो आई थी, लेकिन उनको कमरा नहीं मिल सका। सरकार ने भी कोशिश की, सरकार के स्तर पर भी प्राइवेट रूम कोई भी खाली नहीं था और रूम नहीं मिल सका, जिसके बाद उन्हें सिनर्जी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। फिलहाल देहरादून पहुंची हैं इंदिरा हृदयेश। उनकी तबीयत नासाज होने के चलते उन्हें देहरादून लाया गया। तो कोरोना पॉजिटिव नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को सरकारी हेलीकॉप्टर से लाया गया देहरादून। इंदिरा हृदयेश अब सिनर्जी हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। तो मैक्स हॉस्पिटल में सरकार के प्रयासों के बावजूद भी रूम नहीं मिल सका और इंदिरा हृदयेश ने मैक्स हॉस्पिटल पर इसकी नाराजगी जताई है। तो देहरादून पहुंची इंदिरा हृदयेश अब सिनर्जी अस्पताल में भर्ती हुई हैं। तो सिनर्जी हॉस्पिटल में अब ट्रीटमेंट चल रहा है। इंदिरा हृदयेश का कोरोना पॉजिटिव है और ऐसे में अब उनका ट्रीटमेंट सिनर्जी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। देहरादून से खबर, जहां पर व्यापार मंडल के 2 दिन की साप्ताहिक बंदी का असर नहीं दिखाई दिया। देहरादून के सभी बाजारों में ज्यादातर दुकानें खुली रही और व्यापार मंडल ने शनिवार और रविवार बाजार बंद का निर्णय लिया था। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने किया था प्रशासन से अनुरोध और प्रदेश व्यापार मंडल समिति ने बाजार बंद को समर्थन नहीं दिया। एक तरफ व्यापार मंडल 2 दिन के लॉकडाउन के समर्थन में है, तो दूसरी तरफ समिति बाजार खुला रखने के समर्थन कर रही है और ऐसे में दोनों ही दिन व्यापार मंडल के बंद का असर दिखाई नहीं दिया। प्रतिष्ठान खुले रहे। प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति सरकार के हर फैसले के साथ है। सरकार अच्छा कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है कोरोना को। कुछ व्यापारी संगठनों द्वारा शनिवार की बाजार बंदी के पक्ष में प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति नहीं है। इससे कोरोना की चेन टूटने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। हाँ, जो धीरे धीरे व्यापार और उद्योग पटरी पर आ रहे हैं, उनकी चेन अवश्य टूट जाएगी। अतः हम शनिवार की व्यापार बंदी के पक्ष में नहीं हैं। प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति के सभी सदस्यगण अपने व्यापार खुले रखेंगे।
अब खबर डोईवाला से, जहां पर गन्ना किसानों को सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा है। गन्ने का बकाया राशि के भुगतान का आदेश दिया गया है। गन्ना सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने निर्देश दिए। 193 करोड़ 24 लाख से ज्यादा की वित्तीय स्वीकृति के आदेश हैं। जल्द से जल्द किसानों के खातों में पैसे भेजने का निर्देश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। ये हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतना इकट्ठा पैसा कभी किसानों को मिल नहीं पाता था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए ये संज्ञान लिया और तुरंत ही पैसे की व्यवस्था कराई और इससे जो है किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान बहुत खुश हैं, बराबर फ़ोन से अपने कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक किसी सरकार ने या किसी मुख्यमंत्री ने पूरा भुगतान एक मुश्त नहीं किया। एक मुश्त भुगतान मिलने से सभी काश्तकार मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अपने राज्य मंत्री करण बोहरा जी का भी सभी लोग धन्यवाद। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जहां देश पर आर्थिक संकट छाया हुआ है, कई लोगों ने जनसेवा कर मिसाल कायम की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की थी कि ऐसे समय में लोगों की मदद करें। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस महामारी से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस न देने के कारण ऑनलाइन क्लास बंद करने के साथ ही स्कूल से बेदखल करने की बात भी की जा रही है। हरिद्वार के द विजन ग्लोबल स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का दूसरा दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। षड्यंत्र रचा हुआ है। इन्होंने ट्यूशन फी नाम से सारे चार्जेस एक जगह जोड़ रखे हैं और उसी को इन्होंने मेन मुद्दा बनाया। मेन बात ये है, जो अहम मुद्दा है कि प्रधानाचार्य जो है स्कूल के प्रिंसिपल सर है, उनसे हमने एक बार, दो बार, तीन बार रिक्वेस्ट करी। उनका जो कहना है, उनका ये कहना है कि अगर आप इस रिगार्डिंग मेरे से दोबारा मिल जाएंगे, मतलब रिक्वेस्ट करने भी आएंगे, तो आपके बच्चों का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। इसकी वीडियो क्लिप हमारे पास ऑलरेडी है, आप चाहेंगे तो हम आपको वीडियो क्लिप भी दिखा दें। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी द्वारा बीजेपी कार्यालय में 70 विकलांगों को 70 उपकरण बांटे गए। और बीजेपी जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का जो बीड़ा उठाया था, उसी कड़ी में आज दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए और भारतीय जनता पार्टी पूरे सेवा भाव के रूप में इस कार्यक्रम को मना के आ रही है। और आगे भी इसमें कल जो कार्यक्रम होना है, स्वच्छता से लेकर और गरीबों को जो सहयोग हो सकता है, हमारे कार्यकर्ता हर मंडल में बूथों पे घर घर जाकर जो लोगों की सेवा के लिए। हम सबका प्रयास ये है कि अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 70वां जन्म दिवस है, उस अवसर पर हम जनपद टिहरी के 70 दिव्यांगों को उपकरण तथा जो कृत्रिम अंग हैं उनको देने की आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। यहाँ पर टिहरी विधानसभा में कुछ लाभार्थियों को मान्य इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी ने परसों भी कुछ भेंट किया था और आज भी हमारे पास जो 14 लोगों की लिस्ट हैं, नज़दीक वालों को तो परसों मिल चुका था उपकरण, लेकिन दूर दराज से कुछ आज यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग नरेंद्र नगर में हैं, जहाँ पर आज सुबोध उनियाल जी उनको उपकरण भेंट करेंगे। तो वहीं पौड़ी में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। यूजीसी के गाइडलाइंस के आधार पर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न करवाया जा रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज से केंद्रीय विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। दरअसल कोरोना के इस दौर में छात्रों के भविष्य को देखते हुए नियमों के तहत परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में करीब 6 फीट की दूरी के साथ साथ छात्र छात्राओं को परीक्षा में बैठने के अवसर मिलेंगे और परीक्षा में प्रवेश करने वाले सभी छात्र छात्राओं को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। कल से होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी पूर्ण कर ली गई है और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो गाइडलाइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आई हुई हैं, उनका अनुपालन करते हुए जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें कि 6 फीट की डिस्टेंस रखने का प्राविधान है, वो प्रत्येक
एग्ज़ामिनेशन रूम में रखा गया है। और इसके अलावा जो है सारे एग्ज़ामिनेशन रूम को जो है सैनिटाइज कर दिया गया है और हर शिफ्ट के बाद हर एग्ज़ामिनेशन रूम को सैनिटाइज करने की व्यवस्था पूर्व में हमारे द्वारा कर दी गई है। और साथ ही साथ जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए गाइडलाइंस परिसर की ओर से अलग से जारी कर दी गई हैं कि वे बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेंगे। परीक्षार्थियों के साथ अभिभावकों को मुख्य गेट